हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एस के साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत धारा से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक होगा डीसी सर्किट यानी डीसी के बारे में, डीसी सर्किट डायरेक्ट करंट के बारे में कि डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट परिपथ यानी डीसी परिपथ दिष्ट धारा परिपथ क्या होती है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंटों के लिए एवं इंजीनियरिंग के ऑल स्टूडेंट ऑल ब्रांच के लिए जो फिजिक्स से रिलेटेड और BEE से रिलेटेड ये टॉपिक्स होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि डीसी सर्किट क्या होती है। देखो अबू, आप लोग इस पे ज़्यादा समय न लेते हुए हम इन पे पूरा स्टडी करेंगे और इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, अंत तक देखते रहिएगा ताकि इसमें हम अच्छा पूर्वक आप लोगों को इस टॉपिक को समझा सकें। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि डीसी सर्किट यानी वैद्युत धारा से रिलेटेड जो डीसी सर्किट है इसमें क्या होती है। देखते हैं, ये टॉपिक ही लिखा गया है डीसी सर्किट यानी डायरेक्ट करंट, यानी कह सकते हैं कि वह परिपथ जिसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होता हो, या ऐसे भी कह सकते हैं परिपथ तो किसी भी प्रकार का हो सकता है कि उसमें अल्टरनेटिंग करंट भी फ्लो हो सकती है और डायरेक्ट करंट भी फ्लो हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि जिसमें हम कोई एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, एक वोल्ट मीटर जोड़ दें और एक अमीटर जोड़ दें, तो वोल्ट मीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग टिप्पणी करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा डीसी सर्किट के बारे में, पहले इसको याद रख के रहिएगा। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं कि यह हमारा कोई सेल है और इस सेल से हमारा कोई एक अमीटर कनेक्ट है और बीच में एक कोई बल्ब कनेक्ट है। एक मान लेते हैं कि एक्स कोई बल्ब है और इससे कनेक्शन किया है और इससे एक हमारा वोल्ट मीटर भी कनेक्ट है। तो ऐसे कह देंगे कि यह हमारा ए मीटर है और ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा कोई सेल है और ये हमारा कोई बल्ब है। तो हमेशा याद रखे रहिएगा कि डीसी सर्किट में या कभी भी ऐसी सर्किट ही हो तो उसमें जो वोल्ट मीटर होता है बल्ब के पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में संयुक्त किया जाता है और ए मीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि कहीं पर आप लोगों को डीसी सर्किट दिखलाया जाए या एसी सर्किट दिखलाई जाए। तो याद रखिए, कोई बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि क्या बल्ब को वोल्ट मीटर से किस क्रम में संयुक्त करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा भी बल्ब के समांतर क्रम में संयुक्त करते हैं और जो एमीटर होता है इसको हम हमेशा कहां से कनेक्ट करते हैं, इस बल्ब के श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं। तो जो वोल्ट मीटर और अमीटर और बल्ब और बैटरी के द्वारा जो सर्किट प्राप्त होती है इसे हम क्या कहते हैं, डीसी सर्किट। यानी कह सकते हैं कि वह परिपथ जिसमें अमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर बल्ब से समांतर क्रम में या बैटरी से समांतर क्रम में संयुक्त किया गया होता है, उस परिपथ को हम लोग डीसी सर्किट कहते हैं, यानी उस सर्किट का नाम होता है डीसी सर्किट। अब हम याद रखते हैं कि इनमें जो सेल होता है ये सेल क्या कहलाता है, तो इसको कहेंगे कि डीसी सर्किट को ऊर्जा देने वाला यंत्र होता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारी सेल जितने भी प्रकार के सेल होते हैं वे सभी भी डीसी सर्किट में ही उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनसे बहुत अधिक समयों तक धारा का प्रवाह नहीं कराया जा सकता है। अब बहुत अधिक समय तक ये सेल ऐसी युक्ति होती है जिससे धारा का प्रवाह बहुत अधिक समय तक नहीं कराई जा सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्युत स्रोत नहीं होता है। विद्युत स्रोत जैसे हम लोगों का प्रकाश है, प्रकाश स्रोत से भी हम लोग विद्युत का उत्सर्जन कर सकते हैं, जल ऊर्जा है इससे भी हम विद्युत का उत्सर्जन कर सकते हैं, पवन ऊर्जा है इससे भी हम विद्युत का उत्सर्जन कर सकते हैं। तो वैद्युतिकी का उत्सर्जन देखा जाए बहुत से क्षेत्रों से होती है। जो बहुत पावर प्लांटों से उत्सर्जित होता है वो हमारी डायरेक्ट करंट होती है, लेकिन उन्हीं डायरेक्ट करंटों को जब हम किसी सेल में स्टोर कर लेते हैं तो उसका नाम होता है डायरेक्ट करंट। यानी कह सकते हैं कि सेल हमेशा डायरेक्ट करंट देता है और पावर हाउस हमेशा जो होते हैं अल्टरनेटिंग करंट का उत्सर्जन करता है और अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। ये बात याद रखे रहिएगा। अब हम समझते हैं सेल के बारे में कि जो हमारा डीसी सर्किट में उपयोग होने वाले जो सेल होंगे, यानी इस चैप्टर में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा
कि हम पढ़ते हैं सेल, मुख्य चीज डिप्लोमा वालों के लिए और कक्षा 12वीं के लिए और कक्षा 10वीं के लिए सेल होगा इसमें, यानी सबसे अधिक इसमें पढ़ना पड़ेगा सेल। अगर जो ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का ये पार्ट है जिसको हम बहुत गहराई से नहीं पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ इसके बारे में हमें स्टडी करानी है सेल के बारे में, है ना। तो सेल के बारे में, सेल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं पहले कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है, बदल लेता है, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल करके अब पुनः विद्युत में कन्वर्ट करता है, वो सेल कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि सेल एक ऐसा यंत्र होता है जो अपने अंदर किसी भी स्रोत से आने वाली ऊर्जाओं को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, अब पुनः उससे जब हम चार्ज लेते हैं या पुनः उससे हम धारा प्रवाहित कराते हैं तो विद्युतिकी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि सेल वह एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल की परिभाषा, यानी सेल की परिभाषा तो आप लोग जान गए, लेकिन सेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो सेल कहिएगा कि 3 टाइप्स के होते हैं। पहले समझते हैं सेल कितने टाइप्स के होते हैं बाबू, 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। पहला होता है हम लोग का रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, कहीं कहीं लिखा रहता है विद्युत रासायनिक, यहाँ याद रखे रहेगा रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। और दूसरा टाइप्स होता है हम लोगों का, दूसरा फोटो डायोड सेल, फोटो सेल भी लिखता है, फोटो डायोड सेल, फोटो सेल। और तीसरा होता है तापीय सेल, तीसरा नाम होता है तापीय सेल, यानी तापीय सेल। अब हम याद रखते हैं कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो कह दीजिएगा विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉट चार्ज, पहला होता है चार्जेबल और दूसरा होता है नॉट चार्जेबल, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं पहला हम मान लेते हैं नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल, चार्जेबल सेल, और दूसरा होता है चार्जेबल, यह याद रखे रहिएगा, दूसरा होता है चार्जेबल, चार्जेबल सेल। अब आप लोग ये याद रखिए कि नॉट चार्जेबल सेल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी प्राथमिक सेल की बात करते हैं कि प्राथमिक सेल। अभी मैं सभी के बारे में बतलाऊंगा, प्राथमिक सेल। और दूसरा को जानते हैं द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, इंग्लिश में इसे सेकेंडरी सेल के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सेल। अब ध्यान से देखिएगा कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में किन बात की अंतर होती है, या फोटो सेल किसे कहते हैं या तापीय सेल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले तो हमने बतलाया कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने अंदर किसी भी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और पुनः इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, पुनः इलेक्ट्रिक में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो विद्युतिकी में उत्सर्जित कर देता है। इस प्रकार की युक्ति को हम लोग सेल कहते हैं। सेल 3 टाइप्स के मैंने बताया कि पहला विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा फोटो सेल और तीसरा तापीय सेल होती है, जिसमें विद्युत रासायनिक सेल के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है नॉट चार्जेबल सेल यानी प्राइमरी सेल, यानी हिंदी में प्राथमिक सेल, और दूसरा चार्जेबल या सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। अब कोई पूछे कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे कहिएगा कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब हम इसमें जो पहला पार्टीशन है प्राथमिक सेल की, कोई पूछे कि प्राथमिक सेल का सर किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जो एक बार चार्ज हो गया हो, जो वह सेल जो एक बार चार्ज हो गया हो, पुनः उसे आवेशित या पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता, पुनः उसे चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिएगा
कि वह सेल जिसका एक बार चार्ज हो गया हो, जो एक बार चार्ज हो गया हो और पुनः हम उसका उपयोग कर लिए हों तो वो पुनः चार्ज नहीं हो सकता, उसे हम प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। द्वितीयक सेल जिसे बार बार हम चार्ज भी कर सकते हैं और चार्ज भी ले सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं, चार्ज भी ले सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब हम प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल देते हैं। पहला हो गया जैसे डेनियल सेल, इसमें ले लिए डेनियल सेल। दूसरा मैंने ले लिया लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल। यानी दो मुख्य उदाहरण तो हमने दे दिया कि डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल। इसमें सेकेंडरी सेल है जिसको हम चार्ज कर भी लेते हैं अब पुनः उसका उपयोग भी कर लेते हैं, चार्ज कर लिए उपयोग भी कर लिए, पुनः ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया सीसा संचायक सेल। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल को हम चार्ज कर सकते हैं और चार्ज ले सकते हैं, दोनों कंडीशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई पूछे कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, कि वह सेल जिसको हम एक ही बार चार्ज करते हैं और एक ही बार चार्ज हो ही पाता है, पुनः चार्ज नहीं होता है, पुनः चार्ज उसमें स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसका उपयोग करने पर इसे फेंक दिया जाता है, उसे हम प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल और भी सेल होते हैं, और भी इसमें कई प्रकार के सेल होते हैं। अब देखो दूसरा सेल की बात किया कि जिसमें हमारा आवेशित किया जा सकता है, जो आवेशित किया जा सकता है पुनः उससे आवेश या उससे चार्ज लिया जा सकता है, उसे हम द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीसा संचायक सेल। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जो टार्च में उपयोग किया जाता है, जो टार्च में उपयोग किया जाता है उसे हम लोग प्राथमिक सेल, और जो कार में या मोबाइल में उपयोग की जाती है या ऐसे कह सकते हैं कई प्रकार के स्रोतों में या ट्रैक्टर में या इत्यादि में जो उपयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। अब देखो अब ऐसे सोचते हैं कि सेल का अगला पार्ट क्या है, फोटोसेल। फोटोसेल का मतलब कि फोटोसेल किसे कहते हैं, कहेंगे कि वह सेल जो विद्युत यानी जो प्रकाशिकी से या विकिरण से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी प्रकाश स्रोत से या फोटो से या विकिरण से उत्सर्जित होने वाले जो ऊर्जाएं होती हैं उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी जैसे हमारे ब्रह्मांड में सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा की उत्सर्जन करता है, उससे उत्सर्जित होने वाले जो भी एनर्जी हैं उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अब पुनः इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, उस सेल का नाम होता है फोटोसेल। अब अगला सेल की बात करते हैं, तापीय सेल की बात करते हैं कि तापीय सेल क्या होता है, जो हीट से यानी हीट ऊर्जा को अपने अंदर केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता हो, यानी हीट ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा को अपने अंदर किस में कन्वर्ट करता हो, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, अब पुनः अपने अंदर से सेल अपने अंदर से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता हो, उसे हम तापीय सेल के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इतना लगभग मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगली स्टडी करते हैं कि आगे क्या होता है। कोई आपसे ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ दे, कह दे कि सेल अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करता है अन्य ऊर्जाओं को, यानी अन्य ऊर्जाओं को, जैसे प्रकाश ऊर्जा आपने बोला, पवन ऊर्जा बोला, और उसके साथ साथ जल ऊर्जा बोला, और उसके साथ साथ तापीय ऊर्जा बोला, इनको कैसे कन्वर्ट करता है, तो आप कह दीजिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। यानी कह दीजिएगा कि आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का स्टोर कौन करता है बाबू, रासायनिक सेल करता है। या ऐसे कह सकते कोई भी सेल विभिन्न प्रकार को ऊर्जाओं का अपने अंदर चार्जेबल कैसे करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण करता है। अब हम अगले स्टेप में बात करते हैं। जैसे आप लोग जान गए हो कि चार्ज स्टोर कैसे होता है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। अब आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, आंतरिक प्रतिरोध मिलता क्या है, तो आप कहिएगा सेल के अंदर जो भी हम केमिकल भरते हैं, जो भी पदार्थ भरते हैं, उस पदार्थ के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है, वही चार्ज को रोकता है सेल के अंदर, और वही चार्ज को क्या करता है, फ्लो भी कराता है बाहर की तरफ। ध्यान से देखते रहिएगा
कि जैसे हम किसी सेल को चार्ज कर रहे हैं तो सेल के अंदर कुछ न कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, कुछ न कुछ केमिकल पदार्थ होते हैं, जैसे लिथार्ज हुआ, रेड लेड हुआ और एक्सेट्रा पदार्थ होते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का निर्माण करता है। ऐसे में हम सेल की स्टडी आगे कराएंगे, लेकिन रही बात हम पहले बता रहे हैं कि जो सेल के अंदर मटेरियल होती है, जो पदार्थ होती है भरी जाती है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। वही आंतरिक प्रतिरोध बाहर से आने वाली ऊर्जा को अपने अंदर एक्सेप्ट कराता है, यानी एक्सेप्ट करता है, खींचता है। लेकिन अब जब हम उसको चार्ज कर देते हैं, फुल चार्ज कर देते हैं, पुनः उसको यूज में लेते हैं, तो वही आंतरिक प्रतिरोध जो उसके अंदर एनर्जी होती है, सेल के अंदर एनर्जी होती है, उसको बाहर भी भेजता है। दोनों कंडीशन। अब आंतरिक प्रतिरोध का मेन काम क्या हुआ? चार्ज को एक्सेप्ट भी करना और चार्ज को डोनेट भी करना, इंटरनल रेजिस्टेंस का वर्किंग होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है या जूल प्रति कूलाम भी होता है, ऐसे कह सकते हैं। जूल प्रति कूलाम के नाम भी हम मानते हैं, लेकिन रही बात इसका मेन जो मात्रक होते हैं ओम ही होते हैं। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक बात आती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, बाह्य प्रतिरोध की बात आती है कि बाह्य प्रतिरोध किसे कहते हैं? बाह्य प्रतिरोध किसे कहते हैं सेल में? तो कहिएगा कि जिस यानी परिपथ में जुड़े तार, परिपथ में जुड़े हुए तार को हम लोग बाह्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तार का जो भी प्रतिरोध होता है जिससे हमारा धारा फ्लो होती है, उसका प्रतिरोध हमारा क्या कहलाता है? बाह्य प्रतिरोध। और सेल के अंदर के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो, सेल का कुछ विद्युत वाहक बल होता है, सेल के विद्युत वाहक बल होते हैं। कोई पूछे कि सेल का सर जी विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो आप कहिएगा किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल एक भ्रांतिमान पैदा करता है, कि भ्रांति बहुत से लोगों को आशंका पैदा कर देता है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो आप लोग सीधा सीधा पहले ऐसे फंडा समझिएगा, कह दीजिएगा कि जो आवेश को प्रवाहित कराता है, यानी वह बल किसी भी सेल में पाए जाने वाला वह बल जो आवेश को क्या करता है? प्रवाहित कराता है। जो आवेश को प्रवाहित कराता है, चाहे बाहर से चाहे अंदर से आवेश को प्रवाहित कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। या कह सकते हैं किसी भी ऊर्जा को प्रवाहित कराता है, किसी भी स्रोत से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको क्या करता है? प्रवाहित कराता है, उससे हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को किससे डिनोटेड करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखना, ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, यानी विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। यह विद्युत वाहक बल सेल की वोल्टता भी कहलाती है। याद रखे रहिएगा कि जो सेल की वोल्टता होती है, सेल की जो क्षमता होती है, वही हमारा विद्युत वाहक बल के नाम से भी जाना जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को जो प्रवाहित कराता है, जो फ्लो कराता है किसी भी सर्किट में या सेल के अंदर जो प्रवाहित कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम वोल्टता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ये विभव V के बराबर होता है। विभव बराबर कार्य बटे आवेश, या विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यानी कह सकते हैं विद्युत वाहक बल का जो अगला मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम के नाम से। इसकी जो डायमेंशन होती है, विद्युत वाहक बल की जो डायमेंशन होती है, जूल किसका मात्रक तो होता है? कार्य का। और इसकी बीमा क्या होती है? ml² T⁻⁻²। और आवेश का बीमा क्या होता है? AT एम्पियर इंटू टाइम होती है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको जब अगर जो हम ऊपर पलटी किया ना, तो ml² T⁻³ A⁻⁻1, तो कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² T⁻³ A⁻1 होती है, जो आप लोग लगभग में निकाल लेते हैं, है ना। तो सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में भी आप लोग जान गए। अब हम अगले स्टेंजा की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।